नमस्कार, स्वागत है आपका देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इजरायल यात्रा पर जाएंगे। वो इजरायल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह इजरायल की यात्रा कर चुके हैं। पीएम मोदी फिलिस्तीनी नेता से भी मुलाकात करेंगे। पिछले सालों में भारत और इजरायल के बीच खासकर रक्षा के क्षेत्र में संबंध काफी मजबूत हुए हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर उतनी निकटता नहीं देखी गई। लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद अब यह स्थिति बदल सकती है। सवाल ये कि क्या भारत की जो पश्चिम एशिया नीति है उसमें ये बदलाव के संकेत हैं, और क्या भारत की जो विदेश नीति है उसकी दिशा में इस डेवलपमेंट को किसी परिवर्तन के तौर पर देखा जा सकता है। इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर बंसीधर प्रधान, जो कि सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज जेएनयू से आते हैं। दूसरे खास मेहमान है मेरे साथ वीरेंद्र गुप्ता, इजराइल में जो भारत की एम्बेसी थी पहली उसको स्थापित किया उन्होंने वहां पर। तीसरे मेहमान है संजय कपूर, एडिटर हैं हार्ड न्यूज के और विदेश मामलों की अच्छी पकड़ रखते हैं। जफरुल इस्लाम खान भी मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान, जो कि एडिटर हैं मिली गजट मैगजीन के और खासकर पश्चिम एशिया को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पश्चिम एशिया के कई देशों में काम भी कर चुके हैं। उनसे भी इस मुद्दे को अच्छे तरीके से समझेंगे। वीरेंद्र गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आपने भारत और इजरायल के रिश्तों को बहुत नजदीक से देखा है। जब आपने ये अनाउंसमेंट सुना कि पीएम मोदी इजरायल जाएंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? बहुत खुशी की बात है, और सबसे ज्यादा यह है कि इट शोज मैच्योरिटी दैट हम अब इस सक्षम हैं कि अपनी विदेश नीति को अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा आपने मिडिल ईस्ट में हमारी जो पॉलिसी है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमारे जो पैलेस्टीनियन इशू पे हमारे विचार है वो उसी तरह से रहेंगे, लेकिन हम अपने को आइडियोलॉजिकल बाइंड में नहीं डाल रहे हैं। हमारे एक तरफ पैलेस्टीनियन इशू पे बड़े पक्के विचार हैं, और उसके साथ साथ हम इजराइल से संबंधों को और गाढ़ा करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें हमारा फायदा है। लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि जो अब तक प्राइवेट था वो पब्लिक हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बदलाव आया है, सिर्फ यह है कि अब तक जिस बात को बहुत खुल के शायद घरेलू कारणों की वजह से, घरेलू राजनीतिक जो वजहें थी उनकी वजह से नहीं कहा जाता था, अब इस बात पर सिर्फ एक आधिकारिक मोहर लगी है। देखिए, प्रधानमंत्री की जो विजिट है वो डिप्लोमेटिक लेवल का जो कॉन्टैक्ट है कोई दो देशों में सबसे अहम दर्जे में होता है। तो आपका कहना सही है कि पब्लिकली अब हमारा इतना करेज है हमारे पास हम कहने के लिए कि हम इन संबंधों को बहुत महत्वता देते हैं, देना चाहिए, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के कसौटी पे ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी संजय कपूर जी, ये करेज, ये हिम्मत आई कहां से जिसका जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री भी एक राजनेता हैं और वो भी एक पॉलिटिशियन है, या उनकी पार्टी भी को भी इलेक्शन लड़ती है, और अब तक जो डोमेस्टिक वजहें देखी गई चुनाव में, जिस तरह से खासकर एक तबका की नाराजगी समझा गया कि शायद वो नाराज होंगे अगर इजरायल जाया जाएगा, क्या अब ये वजह नहीं है? देखिए, वैसे एम्बेसडर गुप्ता ने कहा कि रिश्ते तो मजबूत थे, परंतु ये हरदम क्लोजेट में रहा करते थे। और इजरायली लीडर्स जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने अपने आप को ये भी कहा कि हमारा रिश्ता एक मिस्ट्रेस वाला है, जो कि हम सामने नहीं आते परंतु पीछे हैं, महत्व है परंतु सामने नहीं आते। और खासकर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, मिस्ट्रेस करा था। अभी डिफेंस मिनिस्टर यालोन आए थे तो उन्होंने कहा कि अब हमारा रिश्ता बाहर निकल के आ रहा है। तो ये जो बाहर निकल के आया है उसका, जैसे आपने सवाल पूछा, तो उसका एक मुख्य कारण यह है कि ये जो सरकार बनी है इसमें वो वर्ग या जो अक़लियत है उसका सपोर्ट नहीं, जिसके खौफ में अधिकांश राजनीतिक दल इजराइल को तवज्जो नहीं देते थे या स्वीकार नहीं करते थे कि उनका कोई रिश्ता है। क्योंकि रक्षा जो सौदे हैं वो ऐसा नहीं है कि पिछले एक साल में हुए हैं, रक्षा सौदे तो लगातार पूरा काफी समय से चल रहा है। हमने उनसे एवैक्स खरीदी, मनमोहन सिंह जी की भी सरकार थी तो काफी रिश्ते है ना काफी अच्छे थे। पॉलिटिकल लेवल पे हम लोग बात नहीं करते थे, पर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे डिप्लोमेट्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर लेवल पे कोऑपरेशन था, मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोऑपरेशन था। और शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस तो मेरे ख्याल से 99 के बाद तो और बढ़ गई, जब से कारगिल की जो लड़ाई हुई तो उसको एक टचस्टोन की तरह माना गया कि उन्होंने हमें इस दौरान मदद करी है, तो हम इनसे ज्यादा इनकी बात सुनेंगे, करीब करेंगे। शायद मील का पत्थर था मेरे ख्याल से, जिस टचस्टोन की बात कर रहा हूँ वो उसको एक स्टैंडर्ड माना गया, क्योंकि कारगिल में हमारे पास समस्या काफी थी। हमारे पास है ना जो वेपन सिस्टम से उसका एम्यूनिशन वगैरह नहीं था, तो उन्होंने सप्लाई वगैरह बहुत शॉर्ट नोटिस पे करा। तो अब ये कहा कि जो हमारी मुसीबत में हमारे साथ आए हैं तो ये हमारे खास दोस्त हैं। तो जो नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं उसको एक पैमाना गया, पर नेशनल इंटरेस्ट तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही डिफ्यूज सा कॉन्सेप्ट है,
उसके अंदर इट इज ओपन टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। तो अभी देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री अगर इजराइल जा रहे हैं तो क्या वाकई एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि कई लोगों का आकलन ये था कि पिछले 1 साल तक अगर प्रधानमंत्री ने कोई भी ऐसी चीज नहीं करी है जो कि उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि नेतन्याहू सितंबर में मिले थे, उन्होंने कहा था कि स्काई इज द लिमिट इन आवर रिलेशनशिप, परंतु उसके बाद हमने पैलेस्टीन के मुद्दे पे कोई खास बदलाव नहीं आया। अखबारों में ये ना कई कयास लगाए जाते थे कि हमारी पॉलिसी बदल जाएगी, हम है ना एब्सटेन करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके क्या ना यूनाइटेड नेशन में, तो उस वाली चीजों में कोई बदलाव नहीं आया। तो अब ये कहा जाता है कि ये एक टचस्टोन है। अगर प्रधानमंत्री जाते हैं इजराइल तो इसका मतलब कि बदलाव की पहला स्टेप नजर आ गया है। प्रोफेसर बंसीधर प्रधान, ये बताइए कि माना ये भी जा रहा था, बहुत सालों से ये बात कही जा रही थी कि इनएविटेबल है, यानी कि इस बात को कहा ही जाएगा कि अमेरिका के जितना नजदीक हम जा रहे हैं ये नहीं हो सकता कि इजराइल के ना जाएं। सिर्फ फर्क इस बात का था कि जो चीज अब तक, जिस तरह से संजय कपूर ने कहा कि जो क्लोजेट में रहती थी, बंद रहती थी, जिसको हम पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करते थे, अब करने लगे हैं। कितना सिग्निफिकेंस आप इस कदम का मानते हैं, पब्लिक एक्नॉलेजमेंट का, जिसमें सबसे उच्च स्तर की, शीर्ष स्तर की जो है यात्रा आप प्रधानमंत्री मोदी करेंगे? देखिए, हम लोग को इस 2 लेवल पे देखना चाहिए, एक तो पॉलिसी लेवल पे, दूसरा सिंबलिज्म के लेवल पे। पॉलिसी लेवल पे तो 92 टू शिफ्ट हुआ है हमारा, मैं दूसरे लोगों से सहमत नहीं होऊंगा। पॉलिसी में मेजर शिफ्ट है, इंडिया पॉलिसी में मेजर शिफ्ट है, देयर इज लिटिल डाउट अबाउट। आप ये कह रहे हैं कि 1992 में ही शिफ्ट हो चुका था, जिसका अभी हाँ। लेकिन देखिए, अब यूपीए और इंडिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं, फर्क यह है सिर्फ सिंबलिज्म में, विजिबिलिटी में और हाई प्रोफाइल में, और जो कांग्रेस सरकार नहीं किया। हाँ, नहीं किया, इसलिए क्योंकि ये इस संदर्भ में आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है, वेरी सिग्निफिकेंट विजिट इन टर्म्स ऑफ सिंबलिज्म, एंड दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तभी से जब से जीत के आए सबको पता था, जो क्लोज अगर पता था वो जाएंगे, क्योंकि 2006 में विजिट किए थे, जब होल बाइकआउट कर रहा था, वो गए थे इजराइल। उसमें वो कहे थे कि व्हेन आई बिकम प्राइम मिनिस्टर आई विल रिटर्न बैक, वो तो है, सिंबलिज्म अंडरस्टैंडिंग है। जब सितंबर में विजिट हुआ न्यूयॉर्क नेतन्याहू का, इट वाज वेरी क्लियर। बट द पॉइंट इज, मैं दूसरे मेरे एम्बेसडर साहब से थोड़ा सा सहमत नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये शिफ्ट है। पैलेस्टाइन के बारे में जब कुछ भी कह दीजिए आप, दोनों गवर्नमेंट का सब रिचुअलिस्टिक स्टेटमेंट चल रहा, सब्सटेंशियल लेवल पे पैलेस्टाइन के हमारा कमिटमेंट कम हो रहा है। एंड इट इज इनबिल्ट इन दिस रिलेशन। तो क्या हम जो हमारे सिद्धांत हैं विदेश नीति के, क्या उनसे समझौता, एक सिद्धांत पर इनसे समझौता? राजनाथ सिंह गए थे, he didn't go to Ramallah, नहीं गए। अभी मैं आग्रह करूं प्रधानमंत्री रामल्ला जाए, अगर शिफ्ट नहीं है तो वहां जाइए, दिखाइए। पैलेस्टीनी साहब से कोई ये पैलेटिव्स नहीं चाहते, क्योंकि टर्म यूज किया गया है कि पैलेस्टीनियन टेरिटरी जाएंगे और फिलिस्तीनी नेता से मुलाकात करेंगे, ये एक आइटिनरी में शामिल बताया गया है। दैट्स अ गुड स्टेप, मैं उसको बिल्कुल वेलकम करूंगा, बिकॉज अगर आप कह रहे हैं कि हम कोई शिफ्ट नहीं करें, हम इक्वी डिस्टेंस करें, देखिए ये इक्वी डिस्टेंस का बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक वर्ड है। इक्वी डिस्टेंस एक कॉन्फ्लिक्ट, आसिमेट्रिकल कॉन्फ्लिक्ट है। आसिमेट्रिकल कॉन्फ्लिक्ट में अगर इक्वी डिस्टेंस करेंगे तो आप मजबूत पार्टी की तरफ जा रहे हैं। सही है, बिल्कुल टिल्टिंग द बैलेंस। मैं ऑलवेज आर्ग्यू करूं, मैं पूरा ओपनली आर्ग्यू करूं कि ये हमारा पॉलिसी टिल्टिंग द बैलेंस, बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं चाहता हमारा कंट्री जाए, प्रधानमंत्री विजिट करे, लेकिन करने के साथ साथ ये नहीं होना चाहिए कि इस विजिट के साथ हमारा पैलेस्टीन जो कॉज है, अगर नेशनल इंटरेस्ट, संजय कपूर जी अच्छा, नेशनल इंटरेस्ट क्या, हु डिफाइंस नेशनल इंटरेस्ट? अब जैसे जो लेके डिफाइन करेंगे नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये आर्ग्यू करूंगा हमारा नेशनल इंटरेस्ट बेस्ट होगा कि पैलेस्टाइन प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, ताकि प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और मैं ये आर्ग्यू करूँ, प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, आप इतना मजबूत है, इतना मेजोरिटी है, और इजराइल अपने इतना करीब है, नेतन्याहू साहब इतना आपका करीब है, अच्छे दोस्त है, आप जाकर उनको समझाइए, भाई साहब हमारा ओनली प्रॉब्लम इंडिया में कुछ नहीं है, हम लोग जैसे मुंह बंद करने के लिए आप डिफेंस सब कुछ है, पैलेस्टाइन का ऑक्युपाइड विथड्रॉ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इस दोस्ती का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए किया। You must use your leverage. You must use your leverage. देखिए, लेकिन मैं आपसे इसका रिएक्शन, जी हाँ, जीरो सम जो हमारी अप्रोच है, दैट इज अ वेरी ट्रेडिशनल अप्रोच। आजकल फॉरेन पॉलिसी में, डिप्लोमेसी में वो अप्रोच खत्म हो गई है, और जो इक्विडिस्टेंट है ये बहुत पुराना टर्म है। आजकल हम इक्विडिस्टेंट की बात नहीं करते हैं, आजकल हम इस चीज की बात करते हैं कि हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, हम हर से अपने रिलेशनशिप को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो उसमें जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री अगर इजराइल जाए तो उसी विजिट में साथ में, जैसे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट आए तो इंडिया जाए तो पाकिस्तान जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे पैलेस्टाइन के साथ अभिन्न संबंध है, हमेशा रहे हैं।
उस रिलेशनशिप में, उस हमारी प्रिंसिपल्ड अप्रोच में कोई कमजोरी नहीं हुई है। लेकिन ये कहना कि अगर जब तक कि पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमने अपने चाइना के साथ या फिर फिलिस्तीन के दरीचे से, जी हाँ, फिलिस्तीन के दरीचे से कब तक देखा जाएगा। जफर इस्लाम खान भी मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। जफर इस्लाम खान साहब, ये बताइए फिलहाल कि आप इस पूरे इलाके को अच्छे तरीके से जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि भारत में किस तरह के, ये शायद एक बहुत कम विदेश नीति के ऐसे मामले में जहां सेंटिमेंट्स भी मिले हुए हैं, जहां सेंटिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। फिलहाल आप इसे क्या एक पॉलिसी शिफ्ट मानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का ये अनाउंसमेंट? नहीं, बिल्कुल ये जो चीजें अंदर अंदर हो रही थी उसको अब खुले खुले तरीके से किया जाएगा। अब तक यही था कि हिंदुस्तान जो है इसके बारे में बोलता नहीं था, और बल्कि जो भी खबर होती थी इस तरह की वो इसराइल से आया करती थी। लेकिन अब जो इन्होंने किया है, और पहली दफा हमारे प्रधानमंत्री इसराइल जा रहे हैं, इससे एक मैसेज दे रहे हैं कि हमने जो है अपनी रिलेशनशिप को और भी ज्यादा मजबूत करने का फैसला कर लिया है। ये नहीं कि इस वक्त तक मजबूत नहीं है, बल्कि उसको वो और भी मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसराइल जो है एक छोटा सा मुल्क जो है 5 मिलियन लोगों का मुल्क है, और ये कि दूसरे जो कौम है उसके ऊपर काबिज है, फिलिस्तीनियों के ऊपर काबिज है। हम जानते हैं इस बात को, आज से नहीं बल्कि हमारी जो आजादी से पहले से जो है हमने उसका साथ दिया है। गांधी जी ने साथ दिया है, नेहरू ने साथ दिया है, बल्कि ये 92 तक पूरी तरह से हमने उसका साथ दिया है। उसके बाद अचानक ये तब्दीली आई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसराइल जो है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बिला वजह की बात, ये इसमें आरएसएस की सोच है। ये जब 92 में जब नरसिम्हा राव से मिलने गए आरएसएस के लोग उनको मुबारकबाद देने के लिए, तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा एक ही उन्होंने मुतालबा किया, वो ये था कि इसराइल से ताल्लुकात बना लीजिए। मतलब ये जो है संघ परिवार के लिए एक बहुत ही सेंटिमेंटल चीज है, और वो एक दूसरी तरह से इसको देखते हैं। ये बहुत ही मैं समझता हूँ गलत चीज है, और इससे बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। आज जो बातें हो रही हैं कि अरब कंट्रीज के लोग भी इसराइल से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ रूलर्स कर रहे हैं, वहां की आवाम नहीं कर रही है। वहां की जो 400-500 मिलियन आवाम है, वहां की जो पॉपुलेशन है वो नहीं कर रही है। वो बहुत ही इसका गलत मैसेज जाएगा। हम लोगों को जानना चाहिए कि हमारे 7.5 मिलियन 7.5 मिलियन इंडियंस वहां काम कर रहे हैं। $75 बिलियन वो वहां से हर साल भेजते हैं। हमारा ज्यादा पेट्रोल वहां से आता है, गैस वहां से आती है, और ईरान से आती है। इसलिए हमको सोचना चाहिए कि इस तरह की जो चीज हम कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है। खुद हिंदुस्तान में भी है इस बात को। जसवंत सिंह जब कहा गए थे, डॉक्टर जफर इस्लाम खान, ये बताइए कि क्या आप ये कह रहे हैं कि इजराइल की यात्रा करने से न सिर्फ फिलिस्तीन की जो नीति है भारत की उस पर असर पड़ेगा, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि पूरे पश्चिम एशिया में जो देश हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है? ये कह रहे हैं अंदर एक बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। हिंदुस्तानियों को वहां पर जो है एक शक की निगाह से देखा जाएगा। हिंदुस्तानियों से अच्छा मामला नहीं होगा। हमारा वहां से बहुत ही जबरदस्त संबंध है, हमारी इकोनॉमी उसके ऊपर कायम है। अगर ये $75 बिलियन जो वहां हर साल रहते हैं और बगैर किसी शर्त के आते हैं, हमारे लोग वहां खटते हैं और पैसे भेजते हैं, इसमें काफी कटौती हो सकती है इसमें। इसलिए सोचना चाहिए जो चीज हिंदुस्तान को सिक्योरिटी चाहिए, क्या और लोग नहीं मिल रही है? क्या अमेरिका नहीं दे सकता? क्या स्वीडन नहीं दे सकता? क्या फ्रांस नहीं दे सकता? क्या ब्रिटेन नहीं दे सकता? क्या चाइना से हम नहीं लेंगे, लेकिन रशिया नहीं दे सकता है? सब कुछ मिल सकता है। ये वजह की बात है कि इसराइल के पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। इसराइल ने छोटे सा गजा जो है, गाजा स्ट्रिप जो 25 किलोमीटर है, इसको 52 दिन तक इसराइल ने अभी तक हमला किया और उसको कुछ भी नहीं कर सका। तो इसराइल समझना कि इनविंसिबल है और मालूम नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी उसके पास है, ये बिल्कुल झूठ है, ये एक गलत बात है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो खुद देखे कि इसराइल की पॉलिसीज क्या रही है। इसराइल ने हमेशा जो अपार्थाइड रिजीम था अफ्रीका के अंदर, उसकी तायीद की थी उसकी। इसराइल ने हमेशा लैटिन अमेरिका के अंदर जो भी गलत लोग हैं उनकी तायीद की थी। मैं वापस आती हूँ डॉक्टर खान आपकी तरफ, अभी हमारे पास कार्यक्रम में समय है, मैं वापस आती हूँ, आपसे फिर प्रतिक्रिया लूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप इस बीच हमारे साथ जुड़ भी जाएं तो अच्छा रहेगा। वीरेंद्र गुप्ता जी, आपकी प्रतिक्रिया, काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है। इस्लाम साहब ने बोला उसमें दो चीजें हैं। एक तो कि जब 92 में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुए, चूंकि मैं उस वक्त थोड़ा सा रोल मिला मुझे अपनी एम्बेसी इजराइल में खोलने का, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हमारी एम्बेसी आरएसएस की तो बहुत दिनों से डिमांड थी, लेकिन आरएसएस की डिमांड की वजह से हमने एम्बेसी उस वक्त नहीं खोली।
उस वक्त एम्बेसी इसलिए खोली क्योंकि मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस शुरू हो गया था। मिडिल ईस्ट जो है वो हमारे लिए एक्सटेंडेड नेबरहुड है और हमें उस पीस प्रोसेस में शामिल होना था हिंदुस्तान को, और उस पीस प्रोसेस में इजराइल हमको शामिल होने नहीं देगा जब तक कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे सामने एक शर्त रखी गई कि आप इजराइल से भी रिलेशनशिप रखें। ऑलरेडी हमारी बातचीतें चल रही थी, तो एक अच्छा मौका हुआ कि हमको एक आइडियोलॉजिकल बाइंड से निकलने का, और उसको प्रेमिस किया गया। मुझको जब मैंने एम्बेसी खोली, मुझको बताया गया कि सिर्फ हमको एम्बेसी खोलनी है इस वजह से, आपका काम क्या करना है, बोले कुछ नहीं करना है, आपको आंख और सब चीजें बंद रख के बैठ जाइए वहां पे और एम्बेसी खोल दीजिए। तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता हूं। तो हमने शुरू में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, राव साहब की गवर्नमेंट की तरफ से बहुत एटीट्यूड वाज वेरी कॉय कि हमको कुछ रिलेशनशिप को आगे एडवांस नहीं करना है, लेकिन हमारी स्टेट रखनी है। हाँ, लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इतनी तेजी दिखाई कि मैं हर हफ्ते हर 10 दिन में एक चीफ मिनिस्टर को होस्ट कर रहा था वहां पे। तो हमारे अवाम की जो बात करी, तो हमारे हिंदुस्तान की जो अवाम है वो भी जो है बहुत उत्सुक थी, सिर्फ इसलिए तो नहीं, कि आप भाई- ये कह रहे हैं अगर मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं अवाम का, तो ये माना जा सकता है कि अवाम ही जो है वो बिल्कुल चाहती है। इसी वजह से लोग बाग आ रहे थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, हजारों चीजों में। क्या आकर्षण है प्रोफेसर प्रधान? देखिए, एम्बेसडर गुप्ता से मैं थोड़ा सा असहमत हूँ, बिकॉज 92 में जो लॉजिक दिया है मैं क्लोजली फॉलो कर रहा था। दैट इज आई वाज, जो कि इजराइल के हम वेस्ट एशिया, आई डोंट कॉल इट मिडिल ईस्ट, इज नॉट फॉर मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया फॉर अस, नॉट मिडिल ईस्ट। वेस्ट एशिया जो पीस प्रोसेस है उसको हम पार्ट होने को, इजराइल के होने के बाद हम पार्ट बन जाएंगे, ये आई वाज है। इजराइल के साथ हमने रिलेशन किए बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर, जो अमेरिकन फैक्टर है। उसमें अब हमारा पहला नेगोशिएशन कहाँ हुआ? मानसिंह साहब थे, ललित मानसिंह, वाशिंगटन एम्बेसी में, बिल्कुल वही बात हुआ। जोसेफ लेबलर, यूएस लॉबिस्ट, हैड कम टू इंडिया टू टॉक टू मिस्टर राव। ये बहाना, इसलिए मैं फॉरेन पॉलिसी हमारा दोस्तों को मैं पूछता हूँ कि वो ना आप लोग कुछ लॉजिक दिए थे कि हम इजराइल के साथ जब संबंध बन जाएगा पीस पर बहुत आप क्या कर रहे हैं? यही तो मैं कह रहा पहले कि अब यही अगर लॉजिक था तो प्राइम मिनिस्टर साहब जाके नेता ने बोलने से, भाई हम यही लॉजिक थे, हमारा हिंदुस्तान आवाम को हमारे रिस्पॉन्स देना चाहिए, आप पीस पर खोलिए, पहले पैलेस्टाइन को विथड्रॉ कीजिए। आप बोल रहे कि शिफ्ट नहीं है, गाजा में जो अटैक हुआ था क्या कैसे शिफ्ट नहीं है? आप पार्लियामेंट में डिस्कशन तक अलाउ नहीं कर रहे हैं। पीपल आर mercilessly being killed। और निंदा कंडेम भी नहीं कर सकते, और शिफ्ट नहीं तो क्या है ये? संजय कपूर जी, जी मैं काफी हद तक कुछ बातों से जफरुल इस्लाम साहब मैं से चाहती हूँ इस्लाम की सहमत जवाब हूं। का भी आप प्रतिक्रिया दें। और मैं इस बात से अब आज की तारीख में सहमत नहीं हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अगर इजराइल जाते हैं तो वहां पर जो तमाम हिंदुस्तानी वेस्ट एशिया में है उनका जो आर्थिक स्थिति है या जो वहां पे काम कर रहे हैं उसको थ्रेटन होगा। इस समय ना वेस्ट एशिया एक फ्लक्स से गुजर रहा है। आप देखें तो आज की तारीख में इजिप्ट और इजराइल कोलैबोरेट कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया और इजराइल कोलैबोरेट कर रहे हैं। जो पैलेस्टीनियंस है ना इजिप्ट में रहा करते थे उनको है ना निकाल दिया गया, उनको या उनको आने की उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। तो इस समय माहौल पूरा बदला हुआ है, नए नए समीकरण बन रहे हैं। तो उस माहौल के अंदर सब एक दूसरे से नए तरीके से रिश्ते बना रहे हैं। तो अगर इस वहां के मुल्क इस तरीके से सोच रहे हैं और हिंदुस्तान भी उसी माहौल में कुछ ना कुछ नए, जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा, कुछ नॉन जीरो सम गेम वाले अंदाज में फॉरेन पॉलिसी करता है, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ नया कुछ निकल के आएगा। परंतु नेतन्याहू की जो पूरी पॉलिसीज है उससे तो ओबामा साहब भी इत्तेफाक नहीं रखते। बिल्कुल, यही ओबामा बात मैं पूछना साहब ने चाहती थी इतना आपसे। ज्यादा दबाव डाला कि अपना जिस तरीके से कैबिनेट बल्कि बना रहे हो पिछले दिनों में उसको देखा जाए तो inclusive रिश्ते भी बनाओ। कुछ वो गड़बड़ कहते हैं हुए कि हैं। पैलेस्टीनियन इशू को सपोर्ट करेंगे। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर जो प्रोफेसर साहब ने कहा है कि कम से कम ओबामा साहब की जो पॉलिसी है उससे मुतासिर होकर, उससे प्रेरित होकर अगर वो नेतन्याहू पर प्रभाव डालते हैं कि पैलेस्टीन मुद्दा जो कि बहुत अहम है, पूरे वेस्ट एशिया को इतने सालों से डिस्टेबलाइज करा है, उसको सुलझाने की कोशिश करो, तो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी और उनका जो स्टेचर उठाएगी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है कि खासकर अगर देखा जाए, और ये जाहिर पैरेलल्स ड्रॉ होंगे ही, ये उदाहरण दिए ही जाएंगे कि सऊदी अरब जो है वो फिलिस्तीन एक अरब देश होने के बावजूद भी, एक अरब टेरिटरी होने के बावजूद भी, जब वो इजराइल से रिश्ते रखता है, दूसरे देश भी तमाम लाइंड अप है रिश्ते रखने के लिए, एक दो देशों को छोड़ दें, ईरान और दूसरी तरफ, तो वाकई भारत के लिए भी ऐसा कौन सा सिद्धांत ये बचा है? और खासकर यहाँ पे मेहमान ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं, ये भी दलील दे रहे हैं कि लगातार फिलिस्तीन के दरीचे से देखना भी शायद
ठीक नहीं होगा और बायलैटरल रिश्ते हो सकते हैं भारत के और इजराइल के। और खासकर एक और महत्वपूर्ण बात जिसकी प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी कि भारत अपने जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है और जो रिश्तों की मधुरता है, उसका इस्तेमाल शायद इजराइल फिलिस्तीन मसले के हल के लिए कर सकता है। नहीं, देखिए, ये असमें ये बात गलत है। अभी एक साहब ने कहा कि इंडिया को जो वहां भी पीस प्रोसेस है उसमें दाखिल नहीं होने दिया जाता था। आखिर उसको दाखिल होने से क्या मिला उसको? और ये बात गलत बात है कि हिंदुस्तान ने खुद से किया था, बल्कि यासिर अरफात ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया था कि अब हमारा मसला इसराइल के साथ खत्म हो गया ओस्लो के बाद, इसलिए आप ताल्लुकात बना लीजिए। उसके बाद नरसिम्हा राव ने बनाया था, लेकिन क्या वो मसला हल हुआ? आज ओस्लो अकॉर्ड्स को 23 साल हो गया है। ओस्लो अकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ था कि 5 साल के अंदर पैलेस्टीनियन सॉवरेन स्टेट को आ जाएगी, लेकिन क्या आ गई वो? 23 साल के बाद भी इसराइल राजी नहीं है। इसराइल मुस्तकिल उनकी जो टेरिटरीज है जो उनको वापस करना है उसके ऊपर सेटलमेंट्स बना रहा है, मुस्तकिल बना रहा है। इसराइल तो यानी अमेरिका भी उससे नाराज है कि क्यों सेटलमेंट बना रहे हो, क्यों ये कर रहे हो। और इस वक्त नेतन्याहू जो है दुनिया भर में उन पर थू-थू हो रही है। यहां पे कोई मुल्क बचा हुआ नहीं है जिससे थू-थू हो रही है। सऊदी अरब के इसराइल से कोई ताल्लुकात नहीं है। जो कहा जा रहा है इस वक्त वो सिर्फ ये है कि अंदर अंदर कोई उनकी जो है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। ताल्लुकात अगर अरब कंट्रीज में किसी ने बनाए हुए हैं तो वो सिर्फ जॉर्डन है और तो मेरे ख्याल में इजिप्ट है, उसके अलावा और कोई भी कंट्री नहीं है जिसने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। लेकिन ये ताल्लुकात जो रिजीम्स के साथ हैं, पब्लिक के साथ नहीं है, आवाम के साथ नहीं है। आपने देखा कैसे इजरायली एम्बेसी के खिलाफ इजिप्ट में मुजाहरे होते थे और आज भी होंगे वो। तो ये समझना कि आवाम ने कबूल कर लिया, ऐसा नहीं है। आवाम ने नहीं कबूल किया है, न इजिप्ट में किया है, न पूरे अरब वर्ल्ड में कहीं पे भी किया है। अभी मैं आज ही वहीं से आया हूं, वहीं पे मैं गया हुआ था, एक हफ्ता वहां से होकर गया हूं, कोई चीज तब्दीली नहीं हुई है। इसराइल जो है सीरियस नहीं है पीस प्रोसेस के लिए। इसराइल चाहता नहीं है पीस, वो तो चाहता है अभी जो है सिर्फ 10-12 दिन के अंदर इसराइल की जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है उसने ये कहा है कि हमको सारी जमीन चाहिए, फलस्तीन में कोई फलस्तीनी नहीं है, ये सब ऑल दिस लैंड बिलोंग्स टू अस, उसने साफ साफ खोल करके कहा हुआ है। तो ये समझना कि इसराइल पीस चाहता और इंडिया उसमें कुछ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंडिया का सिर्फ नुकसान होगा इसके अंदर, इसलिए कि इतने जो है मिलियंस एंड मिलियंस लोग हैं उनकी गुडविल को खो करके इंडिया अगर 5 मिलियन जो जूस है इसराइल में उनको खुश कर देगा, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है उसको। ठीक है जफर साहब, शुक्रिया। वीरेंद्र गुप्ता जी, ये बताइए कि एक सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई भारत लगातार आइडियलिज्म से अब रियलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, आदर्शवाद से अब हकीकत की तरफ बढ़ रहा है विदेश नीति के स्तर पर अगर देखा जाए? रियलिज्म तो रहना ही चाहिए। अब अगर हम इजराइल के बारे में इसको लगाएं तो जैसा बहुत लोगों ने कहा कि भाई अमेरिका ने प्रेशर डाला, तो सबसे पहले तो हमको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि कोई इंडिया के छोटा मोटा कंट्री नहीं है। हमें अपने कॉन्फिडेंस पे कॉन्फिडेंस रखना है ना, कि हम दबाव में नहीं काम करते। ये हमारी तरफ से कॉन्शियस डिसीजन था, वेल थॉट आउट डिसीजन। और हमने ये डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि हमने उस वक्त ये असेसमेंट किया, एवेल्युएट किया कि ये डिसीजन हमारे फायदे में रहेगा। अब उस वक्त का 92 में ऐसा सोचना था। अब हम 23 साल आगे आ रहे हैं, 24 साल के करीब आगे आ गए हैं, तो बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कि 24 साल पहले वाला डिसीजन सही था या गलत था। तो हमको इजराइल से कितनी सारी चीजें सीखने को मिली है। आज हमारा ट्रेड जो है वो करीब $5 बिलियन है। लेकिन आपने बुनियादी बात यही कही थी कि पीस प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए, जफर इस्लाम का सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपने हिस्सा लिया पीस प्रोसेस में भारत ने, लेकिन हासिल क्या हुआ? उससे हमको वहां के बारे में जो डायनामिक्स है उसके बारे में पता चलता है, और जो चीजें हो रही हैं मौका मिलता है कि और बाकी कंट्रीज से हम कोऑपरेट करें। इजराइल से हमको कोऑपरेशन का टाइम मिला। बहुत सारी जैसे काउंटर इंटेलिजेंस में जो इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, उन सब चीजों से हमको बहुत फायदा होता है। जी प्रोफेसर प्रधान, क्या ये बात कही जा सकती है, क्योंकि पूरी डिबेट कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में केंद्रित हो गई, मैं चाहती थी कुछ व्यापार की बातें भी हों, लेकिन ये बताइए कि क्या ये संभव है कि एक तरफ फिलिस्तीन पर जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारा रुख है, स्टैंड रहा है अब तक, उस पर कोई कंप्रोमाइज ना हो, समझौता ना हो, और हम इजराइल के साथ ऐसे रिश्ते रख सकें जो किसी भी सामान्य दो देशों के साथ होते हैं? देखिए, ये बड़ा डिफिकल्ट है, कर सकते हैं, लेकिन लीडरशिप का पॉलिटिकल विल चाहिए। ये प्रेजेंट लीडरशिप से ये मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, क्योंकि एक तरफ जाने वाले आप जो कह रहे हैं ट्रेड से 6 बिलियन से, डिफेंस 10 बिलियन से, एग्रीकल्चर सब कुछ है, तो ये फायदा है। लेकिन फायदा का बात मैं नेशनल इंटरेस्ट में एम्बेसडर साहब बात किए,
नेशनल इंटरेस्ट को मैं डिफरेंटली डिफाइन करूंगा। नेशनल इंटरेस्ट अगर वहां पीस जब तक है तब हमारा नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा सर्व होगा। तो पीस तो एसेंशियल कंडीशन उधर है। तो नेता जो पॉलिसी आप अब ये भी आप इजराइल के साथ कौन सा बड़े बात कर रहे हैं, सारे कुछ हार्ड करेंसी में आपको देना पड़ रहा है, राइट। इंटेलिजेंस गैदरिंग की बात कर रहे हैं, मैं इसमें टोटली असहमत। काउंटर इंटेलिजेंस कहां से आपका हेल्प मिला? 2001 में पार्लियामेंट एक्ट में क्या हेल्प पूरा आपका? सिमन प्रेस आप यहां आके बोल रहे हैं कि हम तो रेस्ट्रेन करना चाहिए। जी हाँ। मैं चलिए, एक लास्ट बात बिल्कुल कहना आखिरी चाहता सवाल। हूं कि हाँ, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग है, इसका जो पूरा एक नुकसान जो मुझे नजर आता है कि जो थ्रेट परसेप्शन है उसकी क्वालिटी चेंज होती है। जो नजरिया वहां से आता है कि अकलियत के खास लोग इस तरीके से हैं, तो मतलब ये दुश्मन घर में ढूंढे जाते हैं। हाँ, तो उसका उसमें एक सर्टेन डिस्टॉर्शन आता है जो कि हमारा जो सेकुलर इथॉस है उससे इत्तेफाक नहीं करता, उसे मिलता नहीं है। तो ये अपने आप में कुछ लोग बहुत तारीफ करते हैं, बहुत खुश हैं, वो सोचते हैं कि हिंदुस्तान की स्थिति काफी हद तक इजराइल जैसी है कि वो चारों तरफ मुसलमान या मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री से घिरा हुआ है। हिंदुस्तान भी है ना इस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो वो इस पे पैरेलल ड्रॉ करने की, हमारा मुल्क इजराइल से बहुत अलग है। वो एक 7 मिलियन 70 मिलियन उनकी पॉपुलेशन है, हमारा मुल्क 1 बिलियन 1.2, हम उससे इतने ज्यादा क्यों प्रभावित है, मुझे कभी समझ में नहीं आता। और शायद इंसानी उसको अमन का एक रास्ता हमने perspective, अपनाना एक पसंद किया पर्सपेक्टिव में हमेशा। लेना चाहिए बिना उतावलापन दिखाए हुए। बिल्कुल। और एक चीज प्लीज, अगर इसराइल का काउंटर टेररिज्म आप फॉलो करेंगे ना, इवन डीप ट्रबल। बिल्कुल। वही मैं- यही कह रहा हूं। चलिए, थोड़ा सा मैं समाप्त कर देता हूं। नॉट अबाउट हम जी। काउंटर टेररिज्म उनका मॉडल नहीं फॉलो नहीं, कर रहे हाँ, हैं। वो कह रहे हैं उसके साथ-साथ विचारधारा भी आती है। इंफॉर्मेशन जो उनसे मिल सकती जी। है और हम उन्हीं पे डिपेंड तो नहीं कर रहे, बहुत सारे सोर्सेज से मिलती जी, है। चलिए, समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर यहाँ मेहमानों की कम से कम यही राय लग रही है कि फिलहाल इजराइल जाने का अनाउंसमेंट जो है पीएम मोदी का, एक तरह से पश्चिम एशिया पे जो नीति भारत की अब तक रही है उस पर कहीं ना कहीं एक तरह का शिफ्ट जरूर नजर आ रहा है। अब उम्मीद ये की जा सकती है कि जिस तरह के बैलेंस की बात यहाँ पर हुई है वो जरूर अपनाया जाएगा पॉलिटिकल विल पावर के जरिए। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।